हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये पिछले एक साल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और हम लोग जो है इस सीरीज में 500 इम्पॉर्टेंट पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग कवर करेंगे। हमारा यह पहला सेट है। सेट वाइज हम लोग कवर करेंगे ताकि कम समय में बेहतरीन तरीके से अच्छे से डिस्कशन के साथ इन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर कर सकें। फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी प्रश्नों को कवर करवाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 न्यू वैकेंसी 2024 के लिए लास्ट 1 ईयर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और फटाफट इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न ही कितना इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार, यहाँ पर मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़ 2023 से। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि आपका रिवीजन होते रहे और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार यह दिया किसको गया है? तो फ्रेंड्स देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को उसके सफल चंद्रयान 3 मिशन के लिए आइसलैंड के हुसाविक में स्थित यहाँ मैं लिख देता हूँ, आइसलैंड के हुसाविक में स्थित एक्सप्लोरेशन म्यूजियम ने 2023 लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज से सम्मानित किया है। किसको किया है? तो इसरो को किया है, ठीक है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को किया है। किसके लिए किया है? तो उसके सफल चंद्रयान 3 मिशन के लिए किया है। और ये लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार दिया किसने है? तो आइसलैंड के हुसाविक में स्थित है एक्सप्लोरेशन म्यूजियम, उसी ने दिया है, ठीक है ना। तो ये इतने सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन तमिलनाडु के कितने शहरों में किया गया? बताइएगा। देखिए, इसका आयोजन जो किया गया है ये कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे और तमिलनाडु के कितने शहरों में किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स था इसका आयोजन 19 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक किया गया है। और ये तमिलनाडु के कितने शहरों में? तो तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरई, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, चेन्नई। देख लीजिए, बीपीएससी प्रश्न इसी प्रकार से पूछ रहा है आजकल। चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर, इन 4 शहरों में किया गया है, ठीक है ना। तमिलनाडु के 4 शहर चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में किया गया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने ऑप्शन भी उसी प्रकार से रखा है ताकि करंट अफेयर्स का अच्छे तरीके से आपका रिविजन हो जाए, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो इस संस्करण का शुभंकर क्या था? तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 6ठा संस्करण था इसका शुभंकर था वीरा मंगई। क्या था शुभंकर इसका? वीरा मंगई इसका शुभंकर है। और इसके लोगों में कवि तिरुवल्लुवर की आकृति है। इसके लोगों में कवि तिरुवल्लुवर की आकृति शामिल है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है फ्रेंड्स सबसे ऊपर पदक तालिका में महाराष्ट्र रहा है, ठीक है ना। दूसरे स्थान पर जो है कौन रहा है? तो ये तमिलनाडु रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा है। महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण पदक, 48 रजत और 53 कांस्य पदक जीता है।
चलिए ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। इतने सारे पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कराते चलूंगा, ठीक है ना। चलिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। देखिए भारत में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। भारत में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए राष्ट्रपति जी ने जो है संविधान का जो आर्टिकल 280(1) है, इसी के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया है, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा अरविंद पनगड़िया राइट आंसर हो जाएगा। ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जरा आप लोग मुझे बताइएगा, नीति आयोग जो था उसके नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? पहला उपाध्यक्ष नीति आयोग का कौन था? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में, और उसका पहला उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? जरा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि भारत सरकार ने हाल ही में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है? कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बीपीएससी TRE 3.0 लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स 2023-24 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बताइएगा कि सरकार ने हाल ही में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है? तो फ्रेंड्स देखिए हाल ही में सरकार के द्वारा कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व सीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को, यानी कि 5 लोगों को जो है भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इस चीज़ को आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। 5 व्यक्तियों को मैंने नाम भी बताया है, कर्पूरी ठाकुर जी को, लालकृष्ण आडवाणी जी को, उसके बाद आपका PV नरसिम्हा राव जी को, चौधरी चरण सिंह जी को और MS स्वामीनाथन जी को, ठीक है ना। तो ये 5 हस्ती हैं, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। और देखिए भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, 1954 में हुई थी, और उस समय तत्कालीन डॉक्टर जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने ही किया था। और सबसे पहले यह दिया गया था किसको? तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था, ठीक है। और देखिए अब तक 53 जो है हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, 53, आप इसे भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नई दिल्ली में भारत के 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? नई दिल्ली में 75वां जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स 75वें गणतंत्र दिवस परेड में जो मुख्य अतिथि थे ये आपके फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, यही थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि झांकी में जो है प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से जो सक्रिय आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत किया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत किया है, ऑपरेशन सर्वशक्ति, आप इसे जरूर ही ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? चूंकि आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये बिहार से संबंधित प्रश्न भी बन गया है आपके लिए, तो इम्पोर्टेंट हो गया है यह, ठीक है ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए फ्रेंड्स कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ये गलत है। महामाया प्रसाद पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए वे 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और 1 बार उप मुख्यमंत्री, ये दूसरे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और 1 बार सांसद बने, ये बिल्कुल करेक्ट है। और उनका जन्म समस्तीपुर जिले के पितौंझिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था, और इनका देहांत हुआ था 17 फरवरी 1988 को। तो देहांत भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 1988 में। क्लियर? चलिए तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये सही है,
कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा जाता है, जननायक इनको कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, जननायक के नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर ना। चलिए, तो ये सब पॉइंट्स आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और 1952 में पहली बार ये बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे और जीते भी थे। 1952 में, 1952 में ये प्रश्न भी अगर बनेगा तो आप इसको सही मारिएगा, 1952 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इनमें से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आपदा प्रबंधन कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य की 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यह उत्तर प्रदेश का आपदा प्रबंधन एक संस्थान है। और देखिए इसने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इसको जो है विशेष रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं एवं संकट के दौरान चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए इसको चुना गया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यह उत्तर प्रदेश का है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, जिसको कि 2024 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। इसको आप जरूर ही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने मैराथन सेशन कराया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री का 4-5 वीडियो कराया हुआ है, प्रश्न वहीं से बनेंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद हम लोग क्लास 6 to 8 का जो NCERT SCERT है उसका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कवर करा दिया है। 9th 10th का भी पूरा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस मैंने कवर करा दिया है, सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर मैंने कमेंट में भी लिंक को पिन कर दिया है। आप जहां पर लाइव चैट कर रहे हैं ऊपर देखिए, वहां पर भी लिंक दिख रहा होगा आपको, उस लिंक पर क्लिक करिए, प्लेलिस्ट खुल जाएगा और आप सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एग्जाम डेट आ गया है, समय बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिविज़न करिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को, देखिए यहाँ पर 7 श्रेणी में यह पुरस्कार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है, तो यहाँ पर आप 7 बना लीजिएगा, ठीक है ना। 7 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की, तो यह असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय स्तर पर ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बहादुरी, कला, संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल, इन 7 श्रेणियों के लिए यह पुरस्कार उनको दिया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, 22 जनवरी 2024 को विज्ञान भवन में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल 19 बच्चों को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 19 बच्चों को दिया गया है, ठीक है ना। जिनमें से हम बात करते हैं तो 9 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, तो यह भी आप ध्यान रखेंगे, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपने रिपोर्ट सौंपी है जो खाली स्थान दिया गया विषय पर आधारित है। विजय राघवन समिति ने हाल ही में रिपोर्ट सौंपी है जो किस पर आधारित है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए मोदी गवर्नमेंट ने DRDO की समीक्षा के लिए उच्च शक्ति समिति का गठन किया और यह जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के कामकाज की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री द्वारा पूर्व जो आपका वैज्ञानिक सलाहकार थे उन्हीं के नेतृत्व में, विजय राघवन जी के नेतृत्व में यह एक समिति थी। किस पर आधारित है, तो यह DRDO में सुधार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसके कामकाज की समीक्षा के लिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो फ्रेंड्स इसमें जीता है इटली के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने। यानिक सिनर या जेनिक सिनर, कहीं कहीं इस तरह से आपको यानिक सिनर भी मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये चूंकि अंग्रेजी में लिखा गया ना तो कुछ जेनिक लिखते हैं, कुछ यानिक लिखते हैं, कुछ सैनिक भी लिखेंगे, तो ऐसा कहीं कहीं आपको इस तरह से सैनिक भी किसी करंट अफेयर में मिल जाएगा, तो चिंता मत करिए। तो ये आपके कहाँ के हैं, इटली के हैं, कि कौन, जेनिक सिनर या फिर यानिक सिनर, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। अच्छा, इन्होंने हराया था किसको, तो इन्होंने हराया था रूस के डेनियल मेदवेदेव को,
ठीक है ना, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए तो छूटे नहीं, ठीक है ना, मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ। देखिए महिला एकल का खिताब बेलारूस की जो है यहाँ खिताब बना लीजिएगा, आर्याना सबलेंका ने जीता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, आर्याना सबलेंका ने जीता है। और किसको हरा करके जीता है? तो फ्रेंड्स इन्होंने चीन की झेंग किनविन को हराया था। चीन की झेंग झेंग ये झ है, झेंग किनविन को हराया था, ठीक है ना। तो इसे भी आप किनविन या किनवेन को हराया था, किनवेन बना लीजिएगा, झेंग किनविन को हराया था, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। और देखिए ये जो यहाँ पर जेनिक सिनर है ना, जेनिक सिनर, इनके बारे में एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पुरुष एकल का इन्होंने खिताब जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन में, और अपने कैरियर का इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है ना। और सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब का फाइनल जीतने वाले ये इटली के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर के ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब जीता है, तो ये भी पॉइंट सही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चूंकि रोहन बोपन्ना भारतीय हैं, तो इस दृष्टिकोण से यह इंपॉर्टेंट है। इनके पार्टनर का नाम याद रखिएगा, मैथ्यू एबडेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों सही दिया गया है, तो उपरिक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाघों की संख्या कितनी है। थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया कि अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट 2022, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िएगा पहले। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए पिछले साल मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाघों की जो आबादी है ये 3167 घोषित किया था, ठीक है ना। ये अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार, तो इसका आंसर तो इस प्रश्न के अनुसार से ऑप्शन सी होगा। लेकिन अभी जो फिर से एक आंकड़ा जारी किया गया है, ठीक है ना, ये आंकड़ा जो है ये आपका जारी किया गया है, तो उसमें जो है फ्रेंड्स इसकी संख्या 3682 बताई गई है। न्यूनतम संख्या 3682 और ऊपरी सीमा इसकी जो है ये 3925 है। तो आप साथ साथ इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 3682 भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 2024 पद्म पुरस्कार के बारे में, तो देखिए फ्रेंड्स इस साल जो है यह टोटल 132 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले तो आप इसे याद रखेंगे, 132 व्यक्तियों को दिया गया है। इनमें से अगर हम बात करते हैं 132 में से, तो याद रखिएगा 5 पद्म विभूषण दिया गया है, 5 जो है पद्म विभूषण दिया गया है, 17 पद्म भूषण दिया गया है, और 110 जो है ये पद्मश्री दिया गया है। तो जोड़ लीजिए 110 और 117, 127 और 5 132, ठीक है ना। तो ये आंकड़ा आप पहले याद रखिएगा। और देखिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है ये कौन कौन से हैं। तो ये आपकी वैजयंती माला बाली हैं, ठीक है ना, एक नाम हो गया। उसके बाद देखिएगा आपका चिरंजीवी हैं, उसके बाद वेंकैया नायडू जी हैं, उसके बाद बिंदेश्वरी पाठक हैं, ठीक है ना, 4 नाम हो गया। और 5वां नाम पद्मा सुब्रमण्यम, ये 5 नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, वैजयंती माला बाली और पद्मा सुब्रमण्यम को जो है पद्म विभूषण दिया गया। तो 1 2 3 4 नाम यहाँ पर हो गए। और एक मैंने आपको बताया था सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा ये बिहार से संबंधित है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो सही हो गया। और देखिए ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के अध्यक्ष यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से 17 लोगों को सम्मानित किया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। और पद्म भूषण में मैं इंपॉर्टेंट नाम बता देता हूँ, जैसे कि आपका फातिमा बीबी का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप मिथुन चक्रवर्ती का नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप नाम याद रखिएगा राम नाईक जी का, ठीक है। उसके बाद आप नाम याद रख सकते हैं उषा उतुफ का, ठीक है ना, ये इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये 4-5 नाम मैंने आपको बताया है, आप इन्हें जरूर ही याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर उपरिक्त में से एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना, एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये आपका AISHE
यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होगा। और यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है यह जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला कौन बनी है बताइएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवा चौहान पूछा गया था ना पिछले बार, तो ये भी इस बार पूछा जा सकता है। तो देखिए हवलदार प्रीति रजक हैं ये, ठीक है ना, प्रीति रजक राइट आंसर हो जाएगा। प्रीति रजक को सेना ने ट्रैप शूटिंग में शानदार प्रदर्शन के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है और वह सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? ये कौन सी कंपनी है? चलिए बताएंगे। पहला मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है, यह कंपनी कौन सी है? तो यह कंपनी एलन मस्क की न्यूरालिंक है। एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी है जिसने पहले मानव में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये एलन मस्क की है ये आपकी कंपनी न्यूरालिंक, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है ये उड़ीसा को दिया गया। किसको? उड़ीसा को दिया गया। उड़ीसा की झांकी जिसका विषय क्या था? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। महिलाओं की प्रगति के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को यह प्रदर्शित करती है, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो उड़ीसा की झांकी को दिया गया और दूसरा गुजरात को दिया गया है। और देखिए एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पीपुल्स चॉइस में, पीपुल्स चॉइस कैटेगरी में जो है पहला झांकी का पुरस्कार गुजरात को दिया गया था, लेकिन राज्यों की श्रेणी में उड़ीसा को पहला पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। इमैनुअल मैक्रोन जो थे ये आपके गणतंत्र दिवस में इस बार मुख्य अतिथि थे, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि जनवरी 2024 में किस राज्य ने लघु बान जाति द्रव्य कार्य योजना, यहाँ कार्य नहीं क्राय बना लीजिएगा, इस तरह से क्राय, ठीक है ना, क्राय, लघु बान जाति द्रव्य क्राय योजना शुरू करने की घोषणा की है? लघु बान जाति द्रव्य क्रय योजना शुरू करने की घोषणा की है, बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा सरकार ने किया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और उड़ीसा सरकार ने जो है यह लघु वन उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना है, ठीक है। इस योजना के तहत एक प्राथमिक संग्रहकर्ता, एक आदिवासी व्यक्ति उड़ीसा के जनजातीय विकास सहकारी निगम लिमिटेड के खरीद केंद्रों पर MFP बेच सकेगा, ठीक है ना। तो इतना याद नहीं रखना आपको, सिर्फ ये उड़ीसा गवर्नमेंट याद रखेंगे, ठीक है ना। लघु बान जाति द्रव्य क्रय योजना या फिर लाभा योजना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? अच्छा, राज्यसभा में सबसे पहले बताइए राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? पहले एक बार आप लोग सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो मैंने प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं, बताइए। तो ये 12 व्यक्तियों को, आपको भी पता है ना। चलिए बताइएगा, ये आपके जो सतनाम सिंह संधू हैं ये किस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं सतनाम सिंह संधू, ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित है? देखिए फ्रेंड्स, ट्राई के अध्यक्ष कौन है? अनिल लोहाटी हैं, बिल्कुल सही है, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद कोमोरस के राष्ट्रपति हैं अजाली ओस्मानी, बिल्कुल सही है। अफ्रीकी यूनियन के भी ये अध्यक्ष हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों के तीनों सही दिया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी उपरिक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार जी ने
पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो फ्रेंड्स ये 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। और पहली बार ये मुख्यमंत्री कब बने थे, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो पहली बार ये सन 2000 में जो है 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो पहली बार ये 2000 में बने थे, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई? चलिए इस शख्स का नाम भी अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिएगा, बताइए। देखिए इस शख्स का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, केनेथ यूजिन स्मिथ, केनेथ यूजिन स्मिथ, ठीक है ना। इस व्यक्ति का नाम है जिसको कि अलबामा में विश्व में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए सजाए मौत की सज़ा दी गई है, और यह अलबामा अमेरिका में है ना, तो अमेरिका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है, अनुवादनी ऐप को, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है, ठीक है। चलिए खास करके भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, उनसे जो मटेरियल है स्टडी वाला वो आपको उपलब्ध कराना है। चलो उसके बाद देखिएगा कि देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई है। जी ध्यान रखिएगा, पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई है, और इसके संबंध में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। चलिए बताइए। भारतीय वन्यजीव संस्थान, ठीक है ना, WII, ठीक है ना, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इसकी गणना की है, बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है ना। और देखिए इसने तो इसकी गणना की है, लेकिन इसके आकलन के लिए जो है इसमें और भी संस्था ने इसका सहयोग किया है, जैसे कि ये आपका है कौन कौन से, तो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर, और दूसरा है WWF इंडिया के सहयोग से किया है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। और 718 हिम तेंदुओं की संख्या है, बिल्कुल यहाँ पर ये करेक्ट दिया गया है। और इनकी आबादी सबसे ज़्यादा लद्दाख में है, जी 477 सबसे ज़्यादा लद्दाख में है। उसके बाद उत्तराखंड में 124 है, हिमाचल प्रदेश में 51 है, अरुणाचल प्रदेश में 36 है, सिक्किम में 21 है, और जम्मू कश्मीर में 9 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका तीनों स्टेटमेंट सही दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया? डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। डेजर्ट नाइट यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ है, जिसमें भारतीय वायुसेना ने अपने अड्डे से संचालन किया है, ठीक है ना। और यह जो आपका डेजर्ट नाइट है, यह भारतीय वायुसेना, उसके बाद फ्रांस की वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की वायुसेना के बीच का यह अभ्यास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा भारत, फ्रांस और UAE, भारत, फ्रांस और UAE ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा MPLADS, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐसे ही आप याद रखिएगा, ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। MPLADS LADS पढ़ लीजिए, या फिर MPLADS पढ़िए, ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, बताइए। तो देखिए इसको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है, ठीक है ना, MPLADS ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य नई दिल्ली में MPLAD योजना के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं, ठीक है ना, 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका बताइए, करेक्ट आंसर इसका बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, फारसी 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा होगी, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है,
और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा किया है कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। 9 शास्त्रीय, इस तरह से आप 9 शास्त्रीय भाषाओं में, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान, यहाँ 9 लिखा गया है तो 9 आप याद रखिएगा। फारसी राइट आंसर होगा। देखिए, महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार के द्वारा महतारी वंदना योजना या महतारी वंदन योजना, ठीक है ना, महतारी वंदन योजना 2024 शुरू किया गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। महतारी वंदन योजना 2024 से स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, इसको आप ध्यान रखिएगा। महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इसके तहत। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है? एक्स अयुत्या नाम दिया गया है, एक्स अयुत्या नाम दिया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, यह किया गया है भारत और थाईलैंड के बीच के, ठीक है ना, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच यह अभ्यास अयुत्या है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यह, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? बताएंगे सभी लोग, आंसर कमेंट करिए इसका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स ये कोचिंग में किया गया है, ठीक है ना, कोचिंग में किया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, कोचिंग में किया गया है। यहाँ पर कोचिंग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए फ्रेंड्स, दुनिया भर में देशों की मिलिट्री ताकत के अनुसार यह रैंकिंग तय की जाती है और यह संस्था ग्लोबल फायर पावर है, इसी के द्वारा जो है तय की जाती है। और इस साल इसकी सूची भी जारी कर दी गई है जिसमें अमेरिका पहले नंबर पर है, ठीक है ना, भारत का स्थान चौथा है, दूसरे नंबर पर रसिया है, तीसरे नंबर पर चाइना है। तो पहला अमेरिका, दूसरा रसिया, तीसरा चाइना और भारत चौथे नंबर पर है। किसके द्वारा जारी किया गया है? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया गया है। क्या है? तो दुनिया भर के देशों में मिलिट्री ताकत के अनुसार यह रैंकिंग तय की जाती है। चलिए, दुनिया के सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने जो है विजयवाड़ा में जो है भीमराव अंबेडकर जी की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये 206 फीट ऊंची है, बिल्कुल यहाँ पर ये करेक्ट है। और आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में, ठीक है ना, तो ये भी आपका करेक्ट है। और इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है, ये भी करेक्ट है। अगर पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो याद रखिएगा विजयवाड़ा में, ठीक है ना। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें से सत्य है, बताइएगा। देखिए, राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्तिकार जो है ये अरुण योगीराज हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट दिया गया है, ठीक है ना, बिल्कुल ये करेक्ट है। गर्भगृह में जो स्थापित रामलला की मूर्ति है उसके मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। और इस मंदिर के वास्तुकार जो हैं ये चंद्रकांत सोमपुरा हैं। और देखिए 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर सभी सही हो जाएगा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए, हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बालकन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? बालकन एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बालकन एथलीट ऑफ द ईयर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बालकन एथलीट ऑफ द ईयर, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना, बालकन एथलीट ऑफ द ईयर, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट करिएगा इसका, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चुना गया है नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं फ्रेंड्स? तो ये सर्बिया के हैं और ये 8वीं बार जीते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश
के स्पेस क्राफ्ट मून स्नाइपर इसको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है SLIM, स्लिम के नाम से। तो आप स्लिम दे दे या मून स्नाइपर दे दे, दोनों ध्यान रखिएगा। मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग करने वाला यह देश दुनिया का 5वां देश बन गया है। यह देश कौन सा है बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो फ्रेंड्स ये जापान का है, ठीक है ना, जापान का है स्लिम मिशन यानी कि मून स्नाइपर मून मिशन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन यह कार्यक्रम है विंग्स इंडिया, ठीक है ना, 2024 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका आयोजन 2024 में हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया गया है। हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर, हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और यह 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। इसका 8वां संस्करण है, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हैदराबाद में स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेविसियोर लॉन्च किया है। हेविसियोर लॉन्च किया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। हेविसियोर लॉन्च किया है, बताइए ये किसके लिए है हेविसियोर, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो यह हेपेटाइटिस के लिए है, लेकिन हेपेटाइटिस यहाँ पर दिया भी गया है कि हेपेटाइटिस A, B, C, ठीक है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये हेपेटाइटिस आपका A है, ठीक है ना, ये आपका हेपेटाइटिस A है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर A राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया है, ये 9वां संस्करण है इसका, और इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का, ठीक है। इसी तरह का प्रश्न BPSC ट्री में पूछा गया था पिछले बार। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नाम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। नाम शिखर सम्मेलन के संबंध में बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नॉन अलाइंग मूवमेंट, ठीक है ना। और देखिए इसका 19वां संस्करण युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया था, बिल्कुल ये सही है। इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था, ये भी आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। इसका जो थीम था डीपिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, ठीक है ना, एफ्लुएंस, ये आपका थीम था डीपिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस और एंड ब्रिंग टुगेदर मोर देन 120 डेवलपिंग कंट्री, मतलब 120 देश जो है इसके साथ इसमें हिस्सा लिए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया था, ये भी सही है। और देखिए ये जो आयोजन हुआ था अभी 19वां शिखर सम्मेलन, इसमें भारत की तरफ से भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है ना। तो एक साथ यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में किया गया, कहाँ पर किया गया, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा, तो ये नई दिल्ली में, ठीक है ना। इसका विषय याद रखेंगे, जो एशियाई बौद्ध महासभा की आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, इसका विषय द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सत्य है। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी को दिया गया है, सही है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनमती को दिया गया है, ये भी सही है।
और लियोनेल मेसी ने लगातार तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है। यह भी आपका सही है, ठीक है ना। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ कि आपका एक प्रश्न कवर हो गया, दूसरा प्रश्न और फिर तीसरा प्रश्न भी आपका कवर हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2023 में भारत का पहला एआई चैटबॉट यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है, उसका नाम पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अच्छा, भारत का पहला एग्री चैटबॉट जो था ये अम्मा कुरसाई था। कौन था? अम्मा कुरसाई। अम्मा कुरसाई था जो कि उड़ीसा में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। और ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है। तो ये आपका लेक्सी है। कौन सा है फ्रेंड्स? लेक्सी है, ठीक है ना। बार्ड जो है ये आपका किसका है? बार्ड। बार्ड जो है ये आपका गूगल का है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि वर्ष 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स ये नॉर्वेजियन राइटर जॉन फॉसे को दिया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जॉन फॉसे को दिया गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना या लाडली बहना योजना शुरू किया है? बताइएगा। लाडली बहना योजना शुरू किया है किस गवर्नमेंट ने? तो फ्रेंड्स ये क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किससे सम्मानित किया गया है? यह 53वां अवार्ड था जिसको दिया गया। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था यह 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है ना। यह किसको दिया गया है? तो फ्रेंड्स यह दिया गया वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को दिया गया है। और यह पुरस्कार जो है 1969 में जो है पहली बार देविका रानी रोरिक को दिया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश के 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? 7वें बंदरगाह जो है ये कहाँ पर है, किस देश में है, यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सभी लोग कमेंट करिएगा। तो देखिए भारत सरकार ने जो है फ्रेंड्स ये आपका म्यांमार का जो 7वें बंदरगाह है वहीं के संचालन का अधिकार किया है प्राप्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार। देखिए 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस का थीम क्या है? 29 सितंबर को मनाया गया है विश्व हृदय दिवस, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका थीम आपसे पूछा जा रहा है कि इसका थीम क्या है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका थीम है यूज हार्ट नो हार्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स यह खिताब जीता है किसने? स्पेन ने जीता है। स्पेन ने जीता है। स्पेन ने इंग्लैंड को हरा करके यह खिताब जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था, ठीक है ना। स्पेन विनर रहा है और रनर अप इंग्लैंड रहा है। इंग्लैंड को 1-0 से हरा करके यह खिताब स्पेन ने अपने नाम किया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पद्मश्री पुरस्कार 2000 पद्मश्री पूछा गया है ना शायद, बिहार के कितने हस्तियों को चुना गया है? पद्मश्री पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के किन हस्तियों को चुना गया है? पद्मश्री पुरस्कार के लिए बिहार के किन हस्तियों को चुना गया है? चलिए बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार से कितने व्यक्तियों को इस बार 2024 में पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए बिहार से ये 7 हस्तियां हैं जिनको कि पद्म पुरस्कार दिया गया है। इनमें से देखिए फ्रेंड्स बिंदेश्वर पाठक को जो है पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए डॉक्टर सीपी ठाकुर को यानी कि चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को जो है पद्म भूषण दिया गया है। उसके बाद देखिएगा शांति देवी पासवान, जो कि यहाँ पर देखिए शांति पासवान और शिवम पासवान ये दंपति जोड़ा है, ठीक है ना। इनको जो है इनको और टिकुली चित्रकार अशोक कुमार विश्वास, राजकुमार मलिक, यहाँ पर देखिए राजकुमार मलिक, यहाँ शिवन पासवान बना लीजिए, ठीक है ना। शिवन पासवान या शिवम पासवान भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। तो मैंने 7 व्यक्ति बताया था, ठीक है ना। एक बार फिर से इनका नाम देख लीजिए कौन कौन से। विंदेश्वर पाठक पद्म विभूषण, सीपी ठाकुर पद्म भूषण, फिर देखिए शिवम पासवान शांति देवी ये दंपति हैं, राजकुमार मलिक, सुरेंद्र किशोर और अशोक कुमार, ठीक है ना, जो कि टिकली पेंटिंग के ये कलाकार हैं अशोक कुमार विश्वास, इनको दिया गया। तो ये 7 व्यक्ति हैं। तो इनमें से सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिनको पद्मश्री दिया गया है। पद्म विभूषण याद रखिएगा बिंदेश्वर पाठक को और पद्म भूषण सीपी ठाकुर को, ठीक है ना। तो ये सब आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये पूरा मैंने आपको पूरे डिटेल में डिस्कशन करा दिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये प्रैक्टिस सीरीज रोज चलेगा, ठीक है ना। तो इसको शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, लाइक कर दीजिए।